चलिए रिवीजन करते हैं पहले, ठीक है। ये बताइए द्वैध शासन कब इम्प्लीमेंट हुआ था? द्वैध शासन कराया गया आप लोगों को जी। डायरार्की कब इम्प्लीमेंट की गई थी? पिछली क्लास में जो लोग थे उनको पता होगा। राज्य सूची कब बनी थी? बताइए। पेज ओपन नहीं करना है, ठीक है, अपना मस्तिष्क ओपन करिए। बताइए राज्य सूची कब बनी थी? चलो अच्छा, लेटेस्ट क्या क्वेश्चन पूछते हैं। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद, यस एग्जैक्टली। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधानवाद क्या होता है? रिसेंटली भी देखने को मिला है कि एग्जाम में, ठीक है। संविधानवाद क्या होता है? तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा। जिस देश में शासन संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है, जिस देश में शासन संविधान के अनुसार चलता है वहाँ पर क्या होता है? संविधानवाद होता है, ठीक है। तो क्या भारत में है संविधानवाद? अमेरिका में? अच्छा, ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ठीक है। अभी जब विशेषता बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो अमेरिका में संविधानवाद है भाई, ब्रिटेन में है, सभी जगहों पर है, ठीक है। जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं, जितने भी आधुनिक लोकतंत्र हैं, सब में आपको देखने को मिलेगा क्या? संविधानवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935, ये हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो नोट करिए, भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहला पॉइंट ये है, देखिए 1919 के एक्ट में 1919 के एक्ट में 1919 के अधिनियम में आपने देखा था द्वैध शासन लागू किया गया था। बात मत करिए, द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। जो सफल नहीं रहा इंडिया में, जो सफल नहीं रहा, तो 1935 के अधिनियम में सबसे पहला कार्य यही किया जाएगा कि द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। द्वैध शासन को नोट करिए, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या की गई? अगर द्वैध शासन समाप्त हो रहा है तो उसके स्थान पर कोई व्यवस्था तो लानी पड़ेगी, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था लाई गई। संघीय व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए यहीं से एक प्रश्न निकल रहा है। प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई बताइए, कौन बताएगा? अधिनियम 1935 से ली गई, बिल्कुल सही बात है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए 1935, बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो लिया गया, देखिए अभी मैं इसे बहुत विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। आपको इतना डेप्थ में लेके जाऊंगा कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन कभी होगी ही नहीं, ठीक है। ये जो हमारा संघीय व्यवस्था लिया गया है, देखिए आपको पता है संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संविधानवाद, ये सारे लक्षण हमारे अपने देश में, अपने संविधान में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली
संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था देखिए, अब संघ, इंडिया में भी संघ है, राज्यों का संघ है, अमेरिका में भी राज्यों का संघ है, ब्रिटेन में भी राज्यों का संघ है, कनाडा में भी राज्यों का संघ है हमारी। लेकिन ये जो विशेषता है ये किस देश से ज़्यादा मिलती है, यानी किस देश के ज़्यादा करीब है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कनाडा, ठीक है। अगर ऑप्शन में कनाडा नहीं है फिर आपका आंसर होगा 1900। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे सोर्सेज पे, आगे लिखते हैं। एक लिखिए, नोट करिए, एक संघीय बैंक की स्थापना। एक संघीय बैंक की स्थापना ठीक है। देखिए, द्वैध शासन को समाप्त किया गया, संघीय व्यवस्था को लागू किया गया, एक संघीय बैंक की स्थापना की गई जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, फिर एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई जिसे आप यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। और फिर संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई, ठीक है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है बच्चे? देखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग जब भी आप किसी स्टेट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको यूपीपीएससी मिलता है, एमपीपीएससी मिलता है, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग मिलता है। तो जब भी किसी आप एक पर्टिकुलर राज्य के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो यहाँ पर संयुक्त के स्थान पर आप उस राज्य का नाम लगा लेंगे, ठीक है। तो राज्यों के लिए लोक सेवाओं की स्थापना की गई। पहली बार प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा और बहुत डेप्थ में ये प्रश्न होगा, बहुत ही डीप में जाके ये प्रश्न होगा, ठीक है, कि पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्षेत्रों को अधिसूचित कब किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए आंसर यहीं से निकलता है, ठीक है। इतनी बातें नोट कर लीजिए। ये वाली लाइन, पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब कुछ पूछा जा चुका है, छोटे एग्जामों में ये नहीं पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, ये अभी छोटे एग्जाम में नहीं आया है। चलिए हेडिंग लीजिए, संविधान के भाग। कितने भाग हैं भाई? ठीक है, यहां से आपको वनडे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्वाचन संविधान के किस भाग में दिया गया है ना? पूछा जाएगा निर्वाचन संविधान के किस भाग में दिया गया है। सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में हैं? स्थानीय स्वशासन संविधान के किस भाग में है?
सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो कितने भाग हैं टोटल? वेरी गुड, 22 की 25? 25 नहीं होता है, अभी 25 चर्चा में था, ठीक है, लेकिन है काउंट में 22 ही, ठीक है। लिखिए भाग 1, भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है, एक है संघ और दूसरा है राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए संघ क्या होता है, यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताऊंगा, संघ और परिसंघ, ठीक है, संघ और परिसंघ मैं बताऊंगा। और देखिए संघ और परिसंघ के अलावा एक और भी होता है जहाँ पर क्वासी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, जहाँ पर अर्धसंघ मिलता है, ठीक है। तो अर्धसंघ वहीं पर मिलेगा जहाँ पर संघ की भी विशेषता मिलेगी और परिसंघ की भी विशेषता मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि संघ क्या होता है और परिसंघ क्या होता है। देखिए संघ होता है और परिसंघ होता है, जैसे इंडिया क्या है, एक यूनियन है, ठीक है, और परिसंघ क्या होता है, ठीक है। देखिए दोनों जगह पर एक केंद्र की सरकार होती है, ठीक है, दोनों जगहों पर एक केंद्र की सरकार होती है और केंद्र के साथ जुड़े होते हैं छोटे छोटे स्टेट, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी है, ठीक है। केंद्र की सरकार होती है और केंद्र की सरकार के साथ जुड़े होते हैं स्टेट, ठीक है। यहाँ पर भी केंद्र की सरकार होती है लेकिन इनसे जुड़े होते हैं कौन, स्टेट, छोटे छोटे स्टेट जुड़े होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टेट का जुड़ाव किस आधार पर होता है। देखिए यहाँ पर संघ में स्टेट यानी राज्य केंद्र से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये स्टेट की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है, केंद्र की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेट केंद्र से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये इसकी इच्छा पर निर्भर करता है, स्टेट की, ठीक है, केंद्र की नहीं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपसे, देखिए जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो कई छोटी बड़ी रियासतें स्वतंत्र अवस्था में पाई गई थी, ठीक है। तो हमारे बिस्मार्क साहब ने, ठीक है, जिसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उन्होंने रियासतों का एकीकरण करना प्रारंभ किया, ठीक है। बहुत सारी रियासतें मिल गई भारतीय संघ में, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो सो कॉल्ड बदमाशी कर रही थी, ठीक है, मिल नहीं रही थी, ठीक है। जैसे हैदराबाद का नाम है, जम्मू कश्मीर का नाम है, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हैदराबाद के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। हैदराबाद से पूछा गया कि आप भारतीय संघ में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया था, ठीक है, कि मैं भारतीय संघ में नहीं मिलूंगा। फिर रातों रात पुलिस ने चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिया और पूछा कि अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोई ऑप्शन तो था नहीं, ठीक है, तो वो भारतीय संघ में मिल गए। तो यहाँ पर हैदराबाद क्या चाह रहा था, स्टेट में भारतीय संघ में नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन भारतीय संघ ने उसे मिलाया। अगर यही बात यहाँ पर होती तो शायद ऐसा ना होता, ठीक है। यहाँ पर एक रिटन एग्रीमेंट होता है, एक समझौता पत्र होता है राज्य और केंद्र के बीच में। राज्य उसे साइन करता है और जब तक राज्य की इच्छा होगी तब तक वो केंद्र का पार्ट रहेगा, ठीक है। मैक्सिको कभी अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अलग हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, यूएस जो जिसे आप रसिया बोलते हैं, कलेक्टिवली एक साथ आप रसिया बोल देते हैं। 1991 में यहाँ से 13 राज्य या 13 देश एक साथ इसके सदस्य छोड़ करके यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गए थे, ठीक है, यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गए थे। तो ये किसका एग्जाम्पल था, एक फेडरेशन का एग्जाम्पल था,
ठीक है। जब तक ये 13 स्टेट जब तक चाहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जिस दिन वो नहीं चाहेंगे तो दूसरे संघ में या खुद का अपना संघ बना लेंगे, ठीक है। तो ये रिटन एग्रीमेंट से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी, ठीक है। जो संघ होता है वहां पर राज्यों को इतना पावर नहीं होता है कि वो नागरिकता दें। सारा पावर किसके पास होता है? संघ के पास होता है। सारा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। केंद्र इतना ताकतवर होता है कि वो चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 243, ठीक है, हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था में, संसदीय संघात्मक व्यवस्था में अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची का भी है उस पर भी संघ को कानून बनाने की पावर है। हम बाद में चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है, यहाँ पर जो लक्षण है वो एकात्मक दिखाई देता है, ये ताकतवर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको स्टेट ताकतवर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर संघ ताकतवर दिखाई देता है। इसको नोट कर लिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं टेरिटरी की तरफ। गुड। आगे बढ़ा जाए। चलिए, राज्य क्षेत्र क्या होता है? राज्य क्षेत्र क्या होता है बताइए कोई। ठीक है, छोटा सा फार्मूला लिखिए। थैंक यू सर। छोटा सा फार्मूला लिखिए। संघ हाँ भाई, लिख लिया फार्मूला। चलिए समझते हैं। अभी मैं संघ आपको बताया, संघ का मतलब केंद्र की सरकार। यहाँ पर कुछ चीजें निहित हैं, जैसे छिपी हुई, जैसे मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। संघ या उसके नियंत्रण में, संघ या उसके नियंत्रण में, जैसे पुदुचेरी किसके नियंत्रण में है? केंद्र के, संघ के। वेरी गुड, ठीक है। पुदुचेरी जो है किसके नियंत्रण में है? संघ के, ठीक है। तो संघ या उसके नियंत्रण में तथा राज्य या उसके नियंत्रण में, यानी यहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की जा रही है, स्वतंत्र राज्यों की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्वतंत्र राज्य संघ हो गया। और जो तीसरी जमीन बची भारत के पास या किसी देश के पास, वो क्या होता है? अक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अर्जित भूभाग होता है, ठीक है। अर्जित भूभाग जैसे गोवा, ठीक है। आपको पता है गोवा में कौन लोग थे? पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, विदेशी लोग थे। गोवा हमें उनसे एज ए उपहार, एज ए गिफ्ट प्राप्त हुआ, ठीक है।
अर्जित भूभाग में अंडमान निकोबार का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। आपको पता है अंडमान निकोबार को जापान ने गिफ्ट किया था किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी नागरिकता कहाँ की थी? भारत की थी, भारत के नागरिक थे, ठीक है। तो उनके न रहने के बाद वो अंडमान निकोबार किसको प्राप्त हो गया? भारत को प्राप्त हो गया, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अंडमान निकोबार को एक्वायर्ड भूभाग के क्षेत्र में रखा गया था। हमारे यहाँ पर स्टेट की 4 कैटेगरी थी। अभी मैं जब मैं आपको 7वीं अनुसूची बताऊंगा तो वहाँ पर विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। 7th शेड्यूल जब मैं बताऊंगा तो उसकी चर्चा मैं बहुत एक्सपेंड फॉर्म में करूंगा, बहुत ओपन करके करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ जो राज्य थी उनकी 4 कैटेगरी बनाई गई थी। पहले अगर कोई क्षेत्र हमको मिलता है तो वो किस में आएगा? अर्जित भूभाग में आता है, ठीक है। फिर उस पर किसका नियंत्रण स्थापित किया जाता है? संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है। और जब वहाँ पर सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं फिर उसको क्या घोषित कर दिया जाता है? राज्य। भाई देखिए, राज्य बनाने के लिए वहाँ पर सेक्रेटेरिएट चाहिए, सचिवालय चाहिए, विधानसभा चाहिए, ठीक है, उतनी पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, उतना एरिया चाहिए, तब न जाकर के वहाँ पर सरकार बनेगी। आपने पढ़ा होगा सरकार होने के लिए या किसी देश के होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। लोगों की, राज्य क्षेत्र की, ठीक है, और किसकी होती है? लोगों की आवश्यकता होती है, राज्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है और नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तब जाकर के वहां पर शासन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो राज्य बनाने का मतलब क्या है? आपने उसको स्वायत्तता दे दी, ठीक है, यानी उसे शासन करने का अधिकार दे दिया। तो शासन करने का अधिकार आप एकदम से थोड़ी दे देंगे कि आज अर्जित भूभाग है, कल हमने आपको शासन करने का अधिकार दे दिया। भाई वहां पर चीजों को डेवलप भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि इंडिया में भी कितने स्टेट होने चाहिए? 50 स्टेट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास कितने हैं? 28 ही हैं, ठीक है। अब बताइए, अब सोचिए उस समय उत्तर प्रदेश का शासन कैसे चलता रहा होगा जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में शामिल था, ठीक है। कितना प्रशासन को दिक्कत झेलनी पड़ती थी, कितना बड़ा एरिया हो जाता था, ठीक है। तो अभी देखिए बात हो रही क्या? उत्तर प्रदेश को भी बांटने की बात हो रही है, ठीक है। पूर्वांचल को अलग करेंगे, अलग स्टेट बनाएंगे, तो सडनली थोड़ी बना दिया जाएगा। पहले वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पर सचिवालय बनेंगे, विधानसभा बनाएगा, जो भी होना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें होने के बाद में उसको बनाया जाएगा कि एकदम से बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल राज्य क्षेत्र क्या होता है, अब जरा एक बात ध्यान से सुनिए। इस फार्मूले के अलावा भारत के पास ऐसी कोई 1 इंच भी जमीन नहीं बचती है जो इससे बाहर चली है, ठीक है। साल्टेरो रेंज से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। साल्टेरो रेंज जैसा है कहाँ? साल्टेरो रेंज कहाँ पर है? आइए थोड़ा पॉलिटी में ज्योग्राफी का तड़का लगाते हैं, ठीक है। साल्टेरो रेंज कहाँ पर है? ऑप्शन दिया जाए, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए ऑप्शन मांगी है बच्ची, ठीक है। चलिए, हाँ ये तो देखिए, ये तो आपने लॉजिक लगाया है, ठीक है। कन्याकुमारी दक्षिण में है तो एक जो बोला गया है वो उत्तर में होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। उत्तर में बोल दिए हो तो अब थोड़ा ऑप्शन डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, लेह, लद्दाख, ठीक है, जम्मू, कश्मीर, लीजिए सारे ऑप्शन उत्तर के। थोड़ी देर रुक जाइए आप, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए POK, ठीक है, यहाँ पर K2, ठीक है, जो अब किधर है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट बीचों बीच एक रेंज है, ये जो उसको 2 भागों में बांटती है, इसी को बोलते हैं साल्टेरो रेंज, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है जम्मू कश्मीर अब इसके नीचे हो गया, ये जो पूरा इलाका है ये पूरा लद्दाख हो गया, ठीक है।
और यहाँ जम्मू और नीचे कश्मीर है आपके, ठीक है, नए मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं बची जो भारत के अधीन हो या भारत के अधीन ना हो, ठीक है। भारत के अधीन आने वाली समस्त राज्य क्षेत्र, यानी राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, ज़मीन, ठीक है। तो भारत के पास जितनी ज़मीन है वो क्या कहलाती है, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाती है। और ये जो भाग है ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, ये भी आप लोग साइड में लिखिएगा, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे भाग 2 की। बताएगा कोई क्या है भाग 2 में? वेरी गुड, बहुत अच्छे, नागरिकता है भाई। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? हाँ 4 तो हो गया, 5 से लेके 11 तक, ठीक है, 5 से लेके 11 तक ये आर्टिकल है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न है, जो नागरिकता है वो किस सूची का विषय है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची का विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों, भाई समवर्ती सूची यही तो बोलती है। समवर्ती सूची का क्या मतलब है? समवर्ती सूची में ऐसे विषय या ऐसे सब्जेक्ट रखे जाएंगे जिस पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा। तो नागरिकता हमारे यहाँ राज्य भी देता है और केंद्र भी देता है, ऐसा ही तो है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नागरिकता केवल केंद्र देता है, राज्य कब से नागरिकता देने लगे? आप यूपी के नागरिक हैं क्या, बताइए? हैं यूपी के नागरिक? नहीं है, ठीक है। तो ये नागरिकता जो है ये संघ सूची का विषय है, ठीक है, नोट करिए अच्छे से, संघ सूची का विषय है। क्या हुआ? संघ सूची का विषय है। हाँ भाई 5 to 11 नागरिकता दी गई है। अब मुझे कोई ये बताए कि आर्टिकल 12 में क्या है। आप बोलते हो ना सर याद नहीं होता है, आर्टिकल याद नहीं होता, सब याद हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक तो मैं ऐसे याद करा दूंगा, और जो आपके लिए जरूरी है। आर्टिकल 12 में क्या है? बिल्कुल सही बात है, मूलभूत अधिकार आर्टिकल 12 में नहीं है, पार्ट 3 में है, ठीक है, पार्ट 3, ठीक है। मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार, नोट करते रहिए, ठीक है। अभी जब ये कंप्लीट होगा तब आपको लगेगा कि हाँ एक साथ हमको कितने क्वेश्चन मिल गए, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है बच्चे। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, क्या हुआ? हाँ आर्टिकल 12 क्या है? अच्छा गुड, देखिए बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं खुद भूल जा रहा था, ठीक है। आर्टिकल 12 में दिया गया बच्चे राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब आप ये मत पूछना ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है, भाग 3 मुझे पढ़ाना है। राज्य का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर, इस स्टेट का मतलब सुनिए जरा ध्यान से, इस स्टेट का मतलब यहाँ पर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड बिल्कुल नहीं है। पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, देश, नेशन, कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य क्या होता है यानी देश क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान में 2 जगह दी गई है, भारतीय संविधान में 2 जगह दी गई। प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो भारतीय संविधान में 2 जगह वर्णित किया गया है। अब ये क्वेश्चन गया सर के ऊपर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया डेप्थ में
कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इसका मतलब आपको संविधान की प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारतीय संविधान में 2 जगह वर्णित है, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में है और अनुच्छेद 36 में है। देखिए ध्यान से, अब समझिए, ठीक है। देखिए आपने 11 तक पढ़ लिया, 11 तक क्या दी है, सिटीजनशिप दी है। फिर 11 के बाद 12 कहाँ आएगा, पार्ट 3 में आएगा। तो पार्ट 3 जो है उसकी शुरुआत होती है 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, पार्ट 3। अब आप ये देखो कि पार्ट 3 में दिए क्या गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। एक चीज और यहां पर देखिए, जो फंडामेंटल राइट हैं वो किसको दिए गए हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट हमेशा राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। यहां पर राज्य शब्द इंपॉर्टेंट हुआ, तो मैं आपको फंडामेंटल राइट देने जा रहा हूं जिसका शोषण राज्य ही करता है। तो आप इस भाग को शुरू करने से सबसे पहले ये जान लीजिए राज्य होता क्या है। इसीलिए इसकी शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में एग्जैक्टली बताया गया है राज्य होता क्या है, ठीक है। मैं आपको जब बताऊंगा पार्ट 3 पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा संघ या उसके नियंत्रण में, राज्य या उसके नियंत्रण में, या स्थानीय स्वशासन या उसके नियंत्रण में आने वाले समस्त अधिकारी और प्राधिकारी क्या कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं। मैं उसकी चर्चा बहुत विस्तार से करूंगा, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत हो जाइए। सबसे ज़्यादा समय मैं अगर पॉलिटी पढ़ाने में कहीं देता हूँ तो भाग 3 में देता हूँ। वहाँ पर मैं आपको 1 से 2 आर्टिकल एक दिन में बताऊँगा केवल, ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके बताऊँगा। बात समझ आ गई। तो ये देखिए, और फिर भाग 4 क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां पे भी राज्य शब्द आ रहा है, यानी राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं इस भाग में। किस भाग में, भाग 4 में। नोट करिए भाग 4। कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं बैठा यहां पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, जो 36 से लेकर के 51 तक है आर्टिकल, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से मैं जो आपको बता रहा था उसको एक बार फिर से सहेजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है एक साथ। देखिए भाग 3 जिसकी शुरुआत आर्टिकल 12 से हो रही 35 तक है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि भाग 3 की जो शुरुआत होती है उसमें आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 13 में आपको कोई राइट नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको आर्टिकल 12 में बताया गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 जो है वो विधियों को कैसे शून्य किया जाता है, विधियों का शून्यकरण बताया गया है वहां पर, ठीक है। उसके लिए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत। ये बातें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 14 से शुरू होता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार शुरू होता है। आर्टिकल 14 से आपको अधिकार दिए गए हैं, 12 और 13 में कुछ नहीं दिया गया है। 12 और 13 सिर्फ इस भाग को बचाने के लिए दिया गया है, ठीक है। इस भाग स्पष्ट हो जाए, इस भाग का जुरिडिक्शन क्या है, इस भाग का कार्य क्षेत्र क्या है, ये 12 और 13 में बताया गया है, ठीक है। आप जान लीजिए आपको जो मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं आप नागरिकों को दिए जा रहे हैं, और मौलिक अधिकार हमेशा राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के खिलाफ होते हैं, राज्य के अंगेज होते हैं। इसलिए आप जान लीजिए कि राज्य है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। और इन केस अगर राज्य कभी कोई ऐसी विधि बना देता है जो आपके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करता है तो वो विधि अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी, आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। उसके बाद शुरू होते हैं आपके राइट,
जहां पर राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो ये राज्य की इंपॉर्टेंस थी यहाँ पर पार्ट 3 में, इसलिए यहाँ पर राज्य क्लियर कर दिया गया। पार्ट 4 में देखिए राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्य को ऐसा होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 47 बोलता है राज्य को अपने क्षेत्र में पोषाहार के स्तर को बढ़ाना होगा। पोषाहार का स्तर कब बढ़ेगा? जब हर नागरिक, हर बच्चा, हर व्यक्ति प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा, प्रॉपर पोषण लेगा, तभी तो पोषण तत्व तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। पोषाहार को सुनिश्चित किया जा सकता है, इसीलिए सरकार ने क्या लाया? मिड डे मील लाया, ठीक है। मिड डे मील योजना को इम्प्लीमेंट किया गया। इससे दो चीजें हो रही हैं, लोगों को स्कूल की तरफ भी आकर्षित किया जा रहा है और आर्टिकल 47 की भी पूर्ति हो रही है, पोषाहार का स्तर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये राज्य को बोला गया था, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। मतलब जब राज्य चाहेगा तब इसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन ये आपको दिया गया, ये वाद योग्य है, इसे तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। बात समझिए। 1950 में संविधान लागू हुआ था। मिड डे मील कब आया था? कब आया था? ठीक है, 2004 में। तो इतने दिन तक राज्य ने क्या किया? 2004 में आया था, 2003 में आया था? कंफ्यूजन है ना? हाँ, गुड, चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए वाद योग्य नहीं है। राज्य के संसाधन, अर्थात राज्य के पास जब पर्याप्त पैसा होगा तब राज्य उसको देगा। बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे भी राज्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी आपको बताया गया है आर्टिकल 36 में, ये जान लीजिए राज्य होता क्या है। इसीलिए देखिए यहाँ पर दो चीजें कॉमन मिलती हैं आपको, आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा और 36 में भी राज्य की परिभाषा। अब आपको पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा राज्य है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए भाग 5, भाग 5 मौलिक कर्तव्य। हाँ नहीं, भाग 5 में नहीं, भाग 4A में है। लिखिए भाग 4A, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर काउंट क्या है? ये है भाग 4, ये भी है भाग 4। अब 25 हम कैसे बोल दे रहे हैं? जब हम इसको 1 या 2 गिनते हैं, 1 और 2 गिनते हैं। और 22 कैसे बोला जाता है? जैसे भाग 4 को एक ही भाग माना जाता है। बात में आ गई। अभी रिसेंटली के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 22 ऑप्शन में था ही नहीं। अब आंसर क्या होगा? क्यों होगा ये भी आप जान रहे हो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो भाग 4 में क्या है? अब देखो, जब भी संविधान में कहीं पर एडिशनल क्लॉज लग जाए, जैसे देखो यहां पर क्या लग गया? ए, इसका मतलब क्या है? ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो जब जोड़ा जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। बिना संवैधानिक संशोधन में आप संविधान में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा, भाग 4A में है क्या और इसे कब जोड़ा गया? तो लिखिए भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। लिखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मत बोल दीजिएगा, जो भी जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था। अभी आया था ना नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो ये मैं इसको बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है। आगे लिखिए भाग 5,